आज बात करेंगे राइज ऑफ मराठास की। मराठों को किस तरह खड़ा किया छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने और किस तरह से चैलेंज किया औरंगजेब को, सभी के बारे में बात करेंगे आज S&V हिस्ट्री में। बात करें मराठों की तो ये राइज हुए बहमनी रूलर्स के अंदर, क्योंकि ये ग्रेट वॉरियर्स थे। कहा जाता है कि जिस तरफ मराठे हो जाते थे उस तरफ एक तरह से कह सकते थे आप कि जीत पक्की है। जब इस तरह के इनके पास में चीज़ें थीं तो डेक्कन रूलर्स हमेशा इन कोशिशों में रहते थे कि मराठे किसी भी तरह से उनके साथ ही रहें, और इसीलिए ऑब्वियस है कि जब इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होगी तो फिर इनकी रैंकिंग, इनकी पोजीशन, उनकी पावर, ज़मीन जायदाद बढ़ना लाजमी था। वही हुआ भी। गिफ्ट, ज़मीन और जो जागीर थी इनको बहुतायत में मिलने लगी और ये दिन ब दिन अमीर और ज़्यादा अमीर होते गए। और ये अमीर होना इनका बनता भी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रेवहार्ट थे और एक्सीलेंट वॉरियरशिप थी इनके अंदर, बहादुरी और बेहतरीन लड़ाके। बेजोड़ नमूना था ये किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी सेना अधिकारी के लिए। इस तरह की अगर आपके पास में सेना हो तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, ये जानते थे डेक्कन के रूलर। इसीलिए मराठों की वजह से वहाँ पर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हो चुकी थी डेक्कन में, और ये उनकी बैकबोन बन चुके थे। यानी अगर आपके साथ में मराठे हैं तो जीत सुनिश्चित लगभग, अगर नहीं है तो फिर देख लीजिए अपना जो होगा। कुछ ऐसी ही बातें वहाँ होती थी। इसके बाद में ऑब्वियस है कि जब इतने अच्छे लड़ाके रहेंगे तो इनका सम्मान भी होगा, इसीलिए लीडिंग पोजीशन और सर्विसेज इनको दी जाती थी। काफ़ी बेहतरीन उम्दा इनको पोजीशंस दी जाती थी। और जो मेजर किंगडम्स थे डेक्कन के, वहाँ कह सकते हैं ये इनडायरेक्टली अपना दबदबा बनाए हुए थे। इसके बाद में शाहजी भोसले का नाम आता है, जिन्होंने एक लाइन सेटअप कर दी, एक लाइन क्रिएट कर दी मराठा स्टेट के लिए। हुआ क्या, उन्होंने अपनी ये पूना की जागीर थी वो नाम कर दी जब शिवाजी माइनर सन थे तब। पूना की जागीर मिलना शिवाजी के लिए काफ़ी था। उसके बाद में शुरू कर देते हैं नियर बाई जितने फोर्ट्स होते हैं उन्हें एक के बाद एक जीतना। दादाजी कोंडादेव जी पहले उनके गार्जियन बन के उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी देते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी अकेले ही अपनी मास्टरशिप पर और अपने बुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपने कौशल से अपनी सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कनकर कर लेते हैं वो जावली को 1656 में और नेगोशिएशंस में प्रवेश करते हैं औरंगजेब के साथ में। हालांकि ये जानते थे कि मैं जिन नेगोशिएशंस में जा रहा हूँ वे मुझे करनी है या नहीं, क्योंकि बेसिकली तो उन्हें डिप्लोमेसी करनी थी नेगोशिएशंस के बहाने। इसीलिए अंदर गए और साइड को चेंज कर दिया। इसके बाद में कॉन्क्वेस्ट कर लिया एरिया ऑफ बीजापुर। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, वो जानते हैं दुश्मन को कहाँ फंसाना है, वो जानते हैं दुश्मन को कहाँ कमज़ोर देखना है, वो जानते हैं दुश्मन कहाँ मौजूद है। जावली को लिया, उन्हें पता था कि मुगल्स आएंगे। मुगल्स आए, नेगोशिएशंस की बातें की, लेकिन अंदर गए नेगोशिएशंस में अपनी साइड बदली और बीजापुर के एरिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि एक शासक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगली बात करें तो शिवाजी वर्सेस मुगल यहाँ से शुरू हो जाता है। बीजापुर ये नोबल होता है, जब आप बीजापुर का एरिया कॉन्कर कर लेंगे ऑब्वियसली बात है कि वो आपको मारने के लिए आएगा। लेकिन शिवाजी जो है अपने मास्टर क्लास से इसको मार देते हैं। हुआ यूँ था कि ये इनके पास में जब आ रहा होता है तो इनकी फिंगर के अंदर एक ब्लेड लगा होता था इनकी अंगूठी में, उसको इसके दिल पर इस तरह से मारते हैं कि अफजल खान की वही मृत्यु हो जाती है। अब इतना सब कुछ जब हो रहा होता है एक छोटे से एरिया में तो औरंगजेब बेहद परेशान हो जाता है। उसके बाद में वो शाइस्ता खान को भेजता है। शाइस्ता खान कौन थे? जो डेक्कन का एरिया जो था उसके वो गवर्नर कहे जाते थे, और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शिवाजी चाहिए, जाइए और लेके आइए। शाइस्ता खान आते हैं और उसके बाद में सीज भी कर लेते हैं पूना को। पूना की बात करें तो पूना आप सोचिए गढ़ है शिवाजी का, वहाँ पे उसको सीज कर लेते हैं, चाहता उसे घेर लेते हैं। लेकिन उसको शिवाजी अटैक कर देते हैं जब वो कैंप में था और भाग जाते हैं वहाँ से। और इसी अटैक के चलते जो पुत्र था शाइस्ता खान का, उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। शिवाजी को क्योंकि ये पकड़ नहीं पाया, इसका परिणाम ये औरंगजेब से आगे देखेगा। शिवाजी इसके बाद में रुकते नहीं हैं, वो लूट लेते हैं जो सूरत का पोर्ट था 1664 में उसे, और शाइस्ता खान जो है इसके बाद में बहुत बेइज्जती झेलता है। औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया जाता है, औरंगजेब कभी उनसे बात तक नहीं करते। अब इसके बाद में क्या हुआ,
इसके बाद में होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में। औरंगजेब जो हैं राजा जयसिंह को, जो अंबर के राजा थे, उनको वहाँ भेजते हैं, कहते हैं कुछ भी कीजिए, मैं आपको फुल ऑटोनॉमी देता हूँ, जाइए और कुछ ना कुछ हल निकालिए समस्या का। राजा जयसिंह जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं पुरंदर को। जब शिवाजी अपने को चारों तरफ से घेरा पाते हैं और राजा जयसिंह को अपने समक्ष पाते हैं तो वो अपने जो डोर्स हैं नेगोशिएशंस के, अपने दरवाजे हैं, वे खोल देते हैं और कहते हैं चलिए आइए बैठिए, नेगोशिएशंस करते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए। तो राजा जयसिंह कहते हैं कि आपको हमें कुछ अपने फोर्स देने होंगे, कुछ जो लैंड्स हैं उनका आपको हमें ज़मीन देनी होगी, और हमें आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और हम आपको अपनी जो मनसबदारी की जो पोस्ट है 5000 रैंक की, वो हम आपको ऑफ़र करते हैं। शिवाजी कहते हैं बहुत मेहरबानी, मुझे ये नौकरी नहीं करनी आपकी, आप अपनी नौकरी खुद रखिए, हाँ अगर आप चाहें तो ये मेरा पुत्र है, इसे ले जाइए। मान जाते हैं और संभाजी को इसके बाद में शिवाजी मुगलों के पास भेज देते हैं मनसबदार के तौर पर 5000 रैंक में। सब कुछ ठीक था, आपको ये लग रहा होगा तो शिवाजी वर्सेस मुगल लिखा ही क्यों है? शिवाजी वर्सेस मुगल इसीलिए लिखा है क्योंकि कुछ दिन बाद ही फेलियर ऑफ ट्रीटी हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बर्थडे होता है औरंगजेब का, सभी को लाया जाता है, सभी खास मेहमानों को, उसके अंदर शिवाजी भी सम्मिलित होते हैं। शिवाजी को लाया जाता है और जब सभी लोग खड़े होते हैं तो शिवाजी को मनसब के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है मनसबदारों की लाइन में। शिवाजी कहते हैं बताइए मेरी जो इज्जत है, मैं कहीं का राजा हूँ, मेरे को मनसबों के बीच में खड़ा कर दिया है, इसका मतलब मेरी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। गुस्से से बाहर चले जाते हैं। जब ये गुस्से से बाहर चले जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं औरंगजेब से भाई ये तो आपका गौरवमान हो गया, बताइए आपके दरबार से कोई ऐसे ही बाहर चला गया गुस्से से। तो उन्हें फिर पकड़ भी लिया जाता है 1666 में, लेकिन वो ऐसे किसी के हाथ कहाँ आते। शिवाजी हमेशा हाथ से फुसके आए, जहाँ वो चाहते थे वहीं उन्होंने नेगोशिएशंस की, वरना कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो शिवाजी को अपने काबू में या अपने कब्जे में कर पाया हो। अपनी पूरी जीवन उन्होंने ऐसे ही जिया है और अपने दम पर जिया है, इसीलिए वो शिवाजी हैं, इसीलिए वो महान है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। खैर आगे चलें तो ये जो दिन था जब शिवाजी वहाँ से चले गए, देखिए औरंगजेब चाहता तो उन्हें एक सम्मान दे सकता था, क्योंकि राजा कहीं का भी आता है तो आपको राजा का सम्मान देना चाहिए, और ये चीज़ें अकबर के अंदर काफ़ी अच्छी थी। वो जानता था किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान नहीं देना, किसको कितना सम्मान देना है, किसको मनसब रखना है, किसको नहीं रखना। औरंगजेब ये चीज़ें नहीं समझ पाया और ये जो मौका था ये मुगलों ने यहाँ से गंवा दिया, और आगे आप देखेंगे कितने तरीके से मुगल जो हैं इसको झेलेंगे। रिन्यू हो गई थी अब शिवाजी वर्सेस मुगल की लड़ाई। सूरत पर दूसरी अटैक करते हैं 1670 में, उससे अपने अंडर लेते हैं और इनरोड्स कर लेते हैं बेरार और खानदेश तक, यानी इन्हें भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। सूरत से लेके बेरार खानदेश सब कुछ अब शिवाजी के अंदर आ चुका था, क्राउन कर लेते हैं खुद को, और यहीं से इनका नाम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी। एक और टाइटल इनको दिया जाता है हेनदेव धर्मोद्धारक, यानी वह इंसान जो हिंदुओं का रक्षक है, हिंदुओं का गार्जियन है। इसके बाद में शिवाजी कुछ लीडिंग मराठा फैमिलीज़ में शादियां भी करते हैं और जो ट्रीटी है वो भी करते हैं दक्कन के सुल्तानों के साथ में ऑन इक्वल फुटिंग, यानी बराबरी दोगे तो ट्रीटी होगी, अन्यथा युद्ध होगा, कोई भी ट्रीटी नहीं होगी। खैर चलते हैं आगे और 1676 की बात करते हैं। कर्नाटक का एक्सपीडिशन जब हो रहा था तो शिवाजी ने मदन्ना और अखन्ना की हैदराबाद में मदद की थी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अखन्ना और मदन्ना कहाँ से रिलेटेड थे, तो वो हैदराबाद से रिलेटेड थे। के बाद में शिवाजी की 1680 में मृत्यु। अब शिवाजी जो थे उन्होंने कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए थे, जैसे पेशवा रखे थे फाइनेंसेस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेनापति रखे थे, मजूमदार रखे थे अकाउंटेंसी के लिए, और जासूसी बोला जाता था। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, वाक़ई नावीज़ के नाम से उनको बोला जाता था। इसके बाद में बात करें तो शिवाजी को फॉलो किया उनके पुत्र, जैसे हम देख चुके हैं संभाजी ने, और एल्डेस्ट पुत्र थे शिवाजी के। लेकिन औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने क्या किया था कि रिवोल्ट कर दिया था और औरंगजेब को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। अकबर सेकंड आता है संभाजी के पास में, संभाजी उसको शरण दे देते हैं। बस इससे पहले भी कुछ हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि औरंगजेब ने जो था अब पॉलिसी ऑफ अटैक को स्वीकार कर लिया था। उसे समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा इंतजार करने का मतलब है नहीं, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं आपको उसी पर हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, आपको बेहतर रिजल्ट उससे मिलते हैं। तो 1681 में डेक्कन पहुंच चुका था अकबर को खोजते खोजते, और 86 के अंदर बीजापुर को नेक्स्ट कर लिया, गोलकुंडा को कर लिया 87 में, और 89 में कर लिया संभाजी को कैप्चर करके और उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया। और इसके बाद में जब संभाजी की यहाँ पर मृत्यु हो गई, बस अब आप ये समझिए, ये देखिए पूरा का पूरा मराठा एम्पायर यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरे में यहाँ पे ये मराठा हैं, और आपने जो उनका किंग है उसकी यहाँ पे हत्या कर दी। तो फिर आप क्या समझते हैं, मराठे जो शुरू से इतने बड़े वॉरियर रहे हैं, क्या वो आपको छोड़ देंगे?
नहीं छोड़ेंगे भैया। मराठों के सरदारों ने पूरे के पूरे ये जो डेक्कन दिख रहा है यहाँ पूरे में एक तरह से बहुत बड़ी यहाँ पे लड़ाई छेड़ दी। चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्ट होने लग गए। पहले तो एक अकेले राजा से लड़ना पड़ता था शिवाजी से, उसके बाद में संभाजी से, लेकिन अब इतने सारे, अब क्या होता। और औरंगज़ेब, क्या बताऊँ, औरंगज़ेब की जो हालत थी बेहद ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा परेशान हो गया वो कि क्या बताएं। उसके बाद में राजा राम राजा बनते हैं संभाजी के बाद में 1689 में, और कुछ जो मिनिस्टर्स थे उनकी मदद करते हैं, इन्हें राजा बना दिया जाता है। औरंगज़ेब जो था लेकिन फिर भी इनके पीछे लगा हुआ रहता है, लेकिन राजा राम भी कुछ कम चालाक नहीं होते। वो पूरे के पूरे एरिया में वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं और जो लड़ाई है उसको यहाँ जिंजी तक फैला देते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये जिंजी है, जिंजी तक जो है लड़ाई को फैला देते हैं डेक्कन के अंदर। औरंगज़ेब जो है बेहद परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और इसके बाद में मुग़ल जो है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राजगढ़ को कैप्चर कर भी लेते हैं, और संभाजी की जो वाइफ थी और जो साहू जी थे उन दोनों को कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन राजा राम वहाँ से भाग जाते हैं। यानी संभाजी के पुत्र और उनकी पत्नी को कैप्चर करके रख लिया जाता है और राजा राम वहाँ से चले जाते हैं। राजा राम के बाद में ताराबाई जो उनकी पत्नी होती हैं शिवाजी सेकंड को उनका अगला राजा बना देती हैं अंडर द गार्जियनशिप ऑफ ताराबाई, यानी कि अपनी माता के अंडर ही वे राज करना शुरू कर देते हैं। शिवाजी सेकंड माता के अंडर क्यों राज करना शुरू करते हैं? क्योंकि वे माइनर थे, उनकी उम्र तब बहुत ज़्यादा नहीं थी। और ताराबाई को आप कम मत आंकिए, बेहद बेहतरीन लड़ाई करने वाली एक महिला थी, बहुत बेहतरीन वॉरियरशिप थी इनके अंदर भी, क्योंकि पूरे सेना को इन्होंने संभाला। ये चीज़ काबिले तारीफ है। इसके बाद में शाहू दोबारा आते हैं 1707 में, 1707 से 49 तक राज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो कैद में बंद थे मुगलों के, तो फिर अब ये वापस कैसे आ गए? वापस आए कब? तब जब औरंगज़ेब नहीं रहा, इन्हें छोड़ा गया था बहादुर शाह के द्वारा। एक चाल चली थी मुगलों ने तब मॉडर्न इंडिया में, हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि जो भी यहाँ पे चल रहा है क्यों ना इसको फैमिली की लड़ाई बना दिया जाए। आपने देखा कि अभी तक जो मराठे थे उनमें राजा राम के पुत्र जो थे शिवाजी सेकंड वो राजा बने हुए हैं, और ये जो हैं संभाजी के पुत्र हैं शाहू जी महाराज। तो अगर हम इन्हें रिलीज़ कर देते हैं तो फिर ऐसा जरूर हो सकता है कि जो फैमिली का द्वंद्व है वो हो जाए। बहरहाल 1707 में शाहू जी राजा बन जाते हैं और 1749 तक वे राजा बने हुए रहते हैं। लेकिन इनके टाइम पर जो राइज ऑफ पेशवा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है मराठा किंगडम का वो भी हो जाता है, और एक एम्पायर के तौर पर यहाँ पे आपको मराठा देखने के लिए मिलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसके बाद में जो आगे हम देखेंगे किस तरह से पेशवाज आगे बढ़े, और इसके आगे जो आने वाली है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और अगली जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे किस तरह से अगले मुगल्स आए, उसके बाद में बात करेंगे किस तरह से जो विदेशी कंपनियां भारत आईं, किस किस देश से आईं, किस किस समय पर आईं और क्यों आईं, और उनके आने के बाद में भारत का क्या हुआ। उसके बाद में ये भी देखेंगे कि मराठा किस तरह से आगे बढ़े, पेशवाशिप किस तरह से आई, बालाजी विश्वनाथ की बात करें या बाजीराव की बात करें, किस तरह से पेशवा बने, किस तरह से इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, वो सभी के बारे में बात करेंगे। बात इस बारे में भी होगी कि सिख कैसे प्रोमिनेंट हुए थे, बात इस बारे में भी होगी कि हैदराबाद कैसे अलग हुआ। ये पूरी की पूरी कहानी आपको अब 1707 से 1947 तक की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। इसलिए बने रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।